तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपना पेपर भी देकर आ गए होंगे। यह वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जो 12th में आने वाले हैं उनके लिए भी, और जो पेपर दे चुके हैं वो उनके लिए भी। जिनका फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ और या अच्छा हुआ वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान क्लास 12th जिसका कोड है 346 DY। आज मैं लेट इसलिए वीडियो में हो गया हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम थी घर पे, तो इसीलिए से, वरना मैं तुरंत ही वीडियो पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ अपलोड करता। तो चलिए खैर, इन चीज़ों को छोड़ करके सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या था आपका। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया था, लैम्डा डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के गतिमान आवेशित कण का त्वरक विभव 4 गुना करने पर डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। ये ऑप्शन आपके सामने दिए थे, तो इसको मैंने सॉल्व किया है पेज पर। ये देखिए मैंने इसको इस पेज पे सॉल्व किया। तो यहाँ पर देख लीजिए त्वरक विभव और इसमें क्या संबंध है, आराम से देखिए, कोई घबराने की बात नहीं। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा और त्वरित विभव v के बीच संबंध ये होता है कि लैम्डा बराबर h/√2m/cube। 2m/cube जहाँ h है प्लांक नियतांक, pm है कण का द्रव्यमान, q है आवेश। नया विभव 4 गुना किया आगे जाता है, त्वरक विभव को 4 गुना करने पर तरंगदैर्ध्य क्या होगी, तो h/2m/q और b की जगह 4b हो जाएगा। फिर 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर वही चीज़ फिर बचेगी 2m/cube, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो बाहर निकाल देंगे और ये चीज़ पुनः क्या हो जाएगी, लैम्डा। तो लैम्डा और 2 नीचे रह जाएगा, तो लैम्डा/2, यानी अब जो नया तरंगदैर्ध्य होगी वो प्रारंभिक तरंगदैर्ध्य की आधी हो जाएगी, लैम्डा/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा/2, यानी विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर। खाखंड क्या था, इनमें से किस गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 से कम होगा। तो आवर्धन देखिए, आवर्धन जो होता है वो 1 होता है किसका, समतल दर्पण का। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब की, देखो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो अगर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर होगी तो वो होगा समतल दर्पण। तो इसको कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी समतल दर्पण का आवर्धन 1 आएगा। और अवतल दर्पण में बड़े डायग्राम बनते हैं, मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनता है इसलिए 1 से बड़ा होगा, और उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 से कम होगा। तो यहाँ पर 1 से कम किसमें होगा, उत्तल दर्पण में। तो राइट आंसर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर का, -3 माइक्रोकूलम +8 माइक्रोकूलम, मतलब दोनों प्लस के हैं, +3 माइक्रोकूलम +8 माइक्रोकूलम वाले 2 बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है। बिल्कुल लगेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ये दोनों को -5 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाए तब उनके बीच बल तथा बल की प्रकृति क्या होगी, ये आपको बताया गया है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये था पिछला वाला आंसर जो आप लोग देख रहे हो, गोली दर्पण का आवर्धन वाला, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है, जैसे वैसे उत्तल दर्पण हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक था +3 माइक्रोकूलम, एक था +8 माइक्रोकूलम, इसके बीच बल और ये दूरी r है। तो बल क्या लगेगा, k q1 q2/r², और q1 का मान है 3 माइक्रोकूलम, q2 का 8 है, तो 3 × 24 माइक्रोकूलम स्क्वायर हो जाएगा और नीचे दूरी का वर्ग हो जाएगा, बल प्रतिकर्षण लगेगा। फिर प्रत्येक को क्या करना है, -5 माइक्रोकूलम दे दोगे तो पहला जो था 3 माइक्रोकूलम, इसको -5 दोगे तो 5 से 3 जाएगा, -2 माइक्रोकूलम बचेगा। अगला था 8 माइक्रोकूलम, उसमें 5 घट जाएगा, 3 माइक्रोकूलम आएगा। तो ये हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा प्लस का 3 माइक्रोकूलम। अब दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। और अब जो बल लगेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया, k q1 q2/r², तो q1 ही हो जाएगा -2 और q2 हो जाएगा +3, तो 3 दूनी -6 माइक्रोकूलम स्क्वायर/r²। तो यहाँ पर देखें, जब हम F1 मतलब F' ये वाला और बटे F जो पहले वाला था उसका भाग करेंगे, तो ये वाला था -k 6 माइक्रोकूलम स्क्वायर/r², दूसरा वाला था k 24 माइक्रोकूलम स्क्वायर/r²। माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम, r² से r² कट गया, 6 चौक 24 कट गया, k से k कट गया, और ये F यहाँ चला जाएगा, तो F' बराबर आएगा -F/4, माने पहले वाले बल का चौथाई हिस्सा रह जाएगा। और नेगेटिव चिन्ह ये बताता है कि ये कौन सा बल रहने वाला है, आकर्षण बल रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा, F/4, एक मिनट, ये नहीं, इसमें प्रतिकर्षण लिखा, आकर्षण बल, F/4 न्यूटन आकर्षण बल इसमें रहने वाला, अट्रैक्शन फोर्स। अब अगला देखते हैं, दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण क्या है। W जो है यहाँ पर ये क्या है, तो देखिए 2 हीलियम-4 लिखा है, फिर Z कोई तत्व लिखा है, और यहाँ पर 2 या Z+2 A Y, मतलब y की घात A+3 और +W। तो देखो यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी है, 2 + Z है, एक मिनट इसको सही से लिखता हूँ, ये 2 है + Z है, और उधर कितनी है, उधर कितनी है, उधर है Z+2, माने
उधर भी कितनी है z+2 है। ठीक, तो बराबर बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर 0 आएगा, समझ गए। और वैसे ऊपर कितना है 4 है परमाणु भार, इसका a है, और उधर कितना है a है +3 है। तो देखो इसको जब डिफरेंस देखोगे तो ऐसे कट जाएगा, लेकिन 4 इसमें एक और जुड़ना चाहिए ना, तब 4 बराबर आएगा। तो इसमें 0n1 ये आएगा, 0 नीचे और परमाणु भार 1 आएगा। तो 0n1 का मतलब क्या होगा, ये न्यूट्रॉन होगा। 0n1 का मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी मैं इसको दिखा दूंगा उस पर। अगला है, ये अगला प्रश्न है, L लंबाई के तार से एक लूप की कुंडली बनाई जाती है तथा बाद में दूसरी तार से 3 लूपों की कुंडली बनाई जाती है। दोनों स्थितियों में धारा समान रखें तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। चलो दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं। और ये तीसरा भी, एक ही पदार्थ के समान लंबाई के तथा समान मोटाई के n तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R प्राप्त होता है, इन्हें श्रेणी क्रम जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा। तो चलिए तीनों के आंसर एक साथ देखेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, 0n1 ये न्यूट्रॉन होगा। ठीक, न्यूट्रॉन के बाद में आगे बढ़ेंगे। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जो अंगा वाला क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पर फार्मूला होता है μ0 Ni/2r। L स्थिर है, तार की कुल लंबाई स्थिर है, और लूप n के लिए n × 2πr होगा। और इसके बाद में यहाँ से r निकालोगे तो आएगा L/2πn। ठीक, यहाँ से r निकाल लेंगे। फिर b बराबर क्या होगा, फार्मूला μ0 Ni/2 × r था, r की जगह रख दिया L/2πn, 2 से 2 कैंसिल हो गया, πn ऊपर चला गया, तो n हो गया n², यानी μ0 और ये वाली पाई, और ये n ऊपर जाएगा n², और i तो है ही ऊपर, नीचे l। तो पहले मामले में n1 बराबर 1 है, फिर एक फेरे में मतलब एक कुंडली में, तो यहाँ पर b1 क्या हो जाएगा, μ0 πi, और n की जगह 1 रखोगे तो 1 ही आएगा बटे l। दूसरे मामले में 3 कुंडलियाँ बनाई जाती हैं, तो 3 रखोगे तो 3 तियाँ कितना आएगा, 9 आएगा, 3 तियाँ 9 μ0 πi बटे l। अब हम भाग करेंगे b1 बटे b2, b1 की वैल्यू रखेंगे, b2 की रखेंगे, तो ये सब कट जाएगी, केवल 1/9 आएगा, यानी रेशियो कितना आएगा, 1:3 आएगा। तो विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं 1/4, n तारों को समांतर क्रम में पहले जोड़ना है, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अगर सेम r है n टाइम, तो n/r वायर वाला हो जाएगा, और फिर इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब गुणा कर देंगे तो r वायर बराबर निकल के आ जाएगा nr। और इसके बाद में जब इन्हीं n तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे सीरीज में, तो r वायर n बार जोड़ोगे तो n × r वायर, और r वायर का मान ऊपर आ चुका है nr, वो रख देंगे तो आ जाएगा n²r, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका n²r। अब तो देखा यहाँ पर आप लोगों के सामने, यहाँ पर आंसर हो गया 1:9, यानी तीसरा, और इसमें हो गया आपका n²r, यानी दूसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, गतिशीलता की परिभाषा। देखो खंड बा में हम लोग आ गए हैं, एक नंबर के क्वेश्चन हैं। गतिशीलता की परिभाषा तथा सूत्र लिखना है। ठीक, तो इसको देखेंगे, गतिशीलता की परिभाषा तथा सूत्र। सबसे पहले इसी को देख लेंगे। यहाँ पर गतिशीलता को परिभाषित कीजिए था, उसका सूत्र लिखिए। तो गतिशीलता यानी म्यू को प्रति इकाई वैद्युत क्षेत्र यानी BD आवेश वाहकों के बहाव वेग ई के परिमाण के सूत्र में परिभाषित किया जाता है। यह मापता है कि वैद्युत क्षेत्र लागू होने पर एक इलेक्ट्रॉन या होल कितनी तेजी से किसी पदार्थ से गुजर सकता है। ठीक, इस गतिशीलता का मतलब ये देखा जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई कोटर है, वो कितनी तेजी से किसी पदार्थ से मतलब उसमें से पार हो सकता है, गुजर सकता है। गतिशीलता का सूत्र होता है म्यू बराबर BD बटे कैपिटल ई। इसे आवेश के परिमाण क्यों तथा उसके विश्राम समय टाउ और उसके प्रभावी द्रव्यमान नियम के संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो म्यू बराबर क्यू टाउ बटे एम, इतना ही होगा इसका आंसर। अगला हमारे सामने प्रश्न है यहाँ पर कि सूक्ष्म तरंगों के उपयोग क्या है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ माइक्रोवेव्स। तो इसका देख लेते हैं आंसर। यह है आपके सामने आंसर। सूक्ष्म माइक्रोवेव के क्या उपयोग हैं या सूक्ष्म तरंगों के क्या क्या उपयोग हैं। तो इनका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में भोजन को जल्दी गर्म करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग वहाँ किया जाता है ओवन में। ओवन कहते हैं उसको, इंग्लिश शब्द है, भोजन को जल्दी गर्म करने के लिए। इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, वाईफाई और उपग्रह संचार सहित संचार प्रणालियों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। रेडियो तरंगों का मौसम पूर्वानुमान में भी इनका प्रयोग किया जाता है। गति का मापन
पता लगाने और विमान में उपयोग की जाने वाली रडार तकनीकी का आधार माइक्रोवेव है। इनका उपयोग चिकित्सा उपचारों में किया जाता है, जैसे कि मांसपेशियों को शिथिल करने के लिए डायथर्मी में। इसका राइट आंसर हो चुका। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है अणुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक सबस्टांसेज। चलिए इसको देख। अब यहाँ पर देखेंगे पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक पदार्थों में क्या अंतर है, यानी प्रतिचुंबकीय और जो भी था। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिचुंबकीय पदार्थों को कमजोर रूप से प्रतिकर्षित किया जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों को थोड़ा कम प्रतिकर्षित करता है और बाहरी क्षेत्र हटा दिए जाने पर वे कोई चुंबकत्व बरकरार नहीं रखते हैं, उनमें कोई स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव नहीं होते हैं। अगला देखते हैं पैरामैग्नेटिक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर कमज़ोर रूप से आकर्षित होते हैं और अस्थायी रूप से अपने चुंबकीय द्विध्रुवों को क्षेत्र के साथ संरेखित करते हैं। बाह्य क्षेत्र हट जाने पर वे अपना चुंबकत्व खो देते हैं। इनमें स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं जो बाहरी क्षेत्र की अनुपस्थिति में यादृच्छिक रूप से उन्मुख होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से क्या तात्पर्य है। इसको हम लोग देखेंगे। ये होता है लेंस और इसका ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, प्रकाशीय केंद्र हो गया। और पी टाइप के अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया। ये देखिए लेंस के प्रकाशीय केंद्र से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखिए कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक केंद्रीय बिंदु होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर आपका हो जाता है। मैं वो चेंज कर लेता हूँ कलर। ठीक, ये प्रकाशीय केंद्र होता है बीच में, ये उत्तल लेंस है और ये होता है अवतल लेंस। इसका भी एक प्रकाशीय केंद्र होता है यहाँ बीच में वो। ठीक, तो इस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की कोई भी किरण अविचलित रहती, माने विचलित नहीं होती, जैसे सीधे चली ही जाएगी। ठीक, जिसका अर्थ है कि लेंस से गुजरने के बाद वह मुड़ती नहीं है, अपना मार्ग नहीं बदलती है। पतले लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र आमतौर पर लेंस के ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन क्या था, पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी अर्ध चालक में आवेश वाहक क्या होते हैं। तो पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर में अधिकांश आवेश वाहक होल होते हैं। होल अंग्रेजी शब्द है, होल को हिंदी में कहते हैं कोटर। क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। जो प्रभावी रूप से धनात्मक आवेश वाहक होते हैं। अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ वह होता है जिस पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है या विभव समान होता है। समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को स्थानांतरित करने में ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। ठीक, क्योंकि कार्य का फार्मूला होता है W = VQ, और जब विभव ही 0 होगा तो फिर आवेश को ले जाओगे तो वो पूरा कार्य 0 माना जाएगा, क्योंकि विभव सब जगह समान होगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ समविभव सतह के प्रत्येक बिंदु पर हमेशा लंबवत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएँ सदैव कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। अगला प्रश्न हमारे पास अगला है हमारा तीसरे का आ गया। तो पहले प्रश्न देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये तो हो गया। अब तीसरे का प्रश्न पहले देख लीजिए। न्यूमेरिकल टाइप में 2 नंबर में किसी धातु पृष्ठ का कार्यफलन दिया है। कार्यफलन दिया 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पृष्ठ पर 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान के आपतित होने पर, यानी फोटान आपतित होता है कितना, E = hν, वो कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कार्य में कितना खर्च हो जाता है 32 यानी 3.2। तो बची वाली पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में खर्च होगा, उसी को हमको निकालना है यहाँ पर जूल में। तो चलिए यहाँ पर देख लेंगे न्यूमेरिकल को फटाफट से। ये देखिए कार्यफलन में कितनी ऊर्जा खत्म हुई। टोटल ऊर्जा सूर्य से कितनी प्राप्त हुई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में ख़त्म हो गई, ये कार्यफलन में ख़त्म हो गई। और बची वाली जो बची 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो उसको गतिज ऊर्जा देगी। तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना वाला फार्मूला लगाएंगे। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा E - phi, मैंने कार्यफलन घटा देंगे टोटल उसमें से। टोटल ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, 3.2 हट गई तो 0.8 जो बची ये पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी। गतिज ऊर्जा को जूल में बदल देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, इसी से गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 16×8 = 128 यानी 1.28 × 10⁻19 जूल। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा लगभग इतनी होगी। अब हम लोग देखते हैं तीसरे का प्रश्न।
क्योंकि पेपर हमारे पास था नहीं भैया, हमने ऑनलाइन बच्चों से मंगाया है, इसीलिए थोड़ा आपको ये कष्ट करना पड़ेगा। बार बार मैं स्क्रॉल करूँगा। अब तीसरे का खा खंड आ गया। किसी तांबे के तार में प्रवाहित धारा को इसे दुगनी त्रिज्या के तार में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर रेडियो एक्टिविता घटना क्या है, कितने प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं, ये देखेंगे। फिर ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और चालक में अंतर देखेंगे। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे लाइन टू लाइन। तो इसका हमने कॉपी पेज को सॉल्व किया है। थोड़ा सा आप लोग ये देखिए, ब्रेक लेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया, ये है त्रिज्या दोगुनी करने वाला, ये देखिए आ गया यहाँ पर। 5वें का आ गया, 1 मिनट। ये देखिए तीसरे का खा है। धारा और अनुगमन वेग में संबंध J बराबर NE/BD होता है। यहाँ से J धारा घनत्व बराबर होता है I बटे, और I बराबर होता है J, देखो I यहाँ से I बटे J की जगह I बटे रखेंगे और बटे वाला ये कहाँ चला जाएगा, गुणे में, तो I बराबर आ जाएगा NE/BD। फिर BD यहाँ से निकालेंगे तो BD बराबर आएगा I बटे NE, आप लोगों को पता ही होगा। और A का मान क्या होगा, πr² यहाँ पर रख देंगे क्षेत्रफल। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लगाया है हमने त्रिज्या दुगुनी करने पर, जब त्रिज्या दुगुनी करोगे 2r तो इसका वर्ग हो जाएगा 4r², 4 बाहर कर लोगे और ये पुनः उतना ही प्राप्त होगा। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, BD जो पहले से था, यानी प्रारंभिक वेग का क्या हो जाएगा, चौथाई, अपने मूल मान का 1/4 रह जाएगा। ये तीसरे का खा खंड का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरे का गा खंड। रेडियो एक्टिविता की घटना क्या है, कितने प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं। फिर ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक में अंतर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, रेडियो एक्टिविता और क्षय के प्रकार। रेडियो एक्टिविता एक नाभिकीय घटना जिसमें अस्थिर नाभिक स्वतः विघटित होकर अधिक स्थिर नाभिकों में बदल जाते हैं, साथ ही अल्फा बीटा और गामा किरणें भी उत्सर्जित करते हैं। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है सदैव वो किरणों को छोड़ता रहता है और विघटित होता है, यानी नष्ट होता रहता है, और इसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं। इसी को हम लोग रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। 3 प्रकार का होता है। अल्फा क्षय, जिसमें नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है। अल्फा कण का मतलब 2 हीलियम 4, मतलब 2, मतलब परमाणु क्रमांक 2 से घटेगा, परमाणु भार 4 से। और बीटा क्षय में क्या होगा, एक बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकलेगा, एक न्यूट्रॉनो या एंटीन्यूट्रॉनो उत्सर्जित होता है। फिर गामा क्षय में क्या होता है, इसमें नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है और गामा यानी फोटान उत्सर्जित करता है। फोटान विद्युत चुम्बकीय विकिरण होते हैं। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा हो गया। अब अगला क्या था, चालक और चालक में अंतर। तो देखो ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकों और चालकों के बीच मुख्य चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल जो है गैप होता है, EG में होता है। अब हम लोग देखेंगे किसमें कितना होता है। चालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड, ये हो गई मान लिया संयोजकता बैंड, नीचे हो गई चालन बैंड, परत एक दूसरे पर अतिव्यापन होता है, मतलब कोई जगह ज़्यादा नहीं होती है। ये चालन बैंड हो गया, ये दूसरा वाला नीचे का हो गया, तो दोनों के बीच ज़्यादा कोई अंतर डिफरेंस नहीं होता है। अंतराल बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में जा सकते हैं, जिससे उच्च चालकता मिल सकती है। अर्धचालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच एक छोटा लेकिन निश्चित ऊर्जा अंतराल होता है, बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कमरे के तापमान पर कुछ इलेक्ट्रॉन इस अंतराल को पार कर सकते हैं, जिससे चालकता चालकों से कम लेकिन कुचालकों से अधिक होती है। आगे देखेंगे, और जो इसी में समझा देते हैं चालक और अर्धचालक। और जैसे रह गए कुचालक, तो कुचालकों में मतलब लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अंतराल रहता है। इस तरीके से डायग्राम होते हैं, मैं इस तरह दिखा देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहेगा, जिससे कि इसमें क्या होता है, चालन नहीं हो पाता है। ठीक, अब हम लोग खंड दाम में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर ये हो चुका पूरा अपना। अब खंड दाम में देखेंगे चौथे का नंबर, ये न्यूमेरिकल रूप में है, इस न्यूमेरिकल को देखेंगे। फिर गाउस प्रमेय के अनुसार उपयोग करते हुए समान आवेशित गोली खोल के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। अपने आप से भी इसको कर सकते हो। धारामापी को मीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं, और ये न्यूमेरिकल पूरा है। तो चौथे का खा गा घा आंसर देखते हैं। तो चौथे का यहाँ पर आंसर देखते हैं। पहला,
देखो इसमें स्नेल का नियम लगने वाला है और ये फार्मूला लगेगा n1 साइन अल्फ़ा बराबर n2 साइन बीटा। ठीक, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान पता नहीं है, बीटा का मान 90 डिग्री दिया गया है, n1 साइन अल्फ़ा बराबर n2 ये आ गया। इसके बाद में यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है। अधिकतम आपतन कोण, तो साइन अल्फ़ा बराबर n2 बटे n1 फार्मूला लगेगा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, ये साइन उधर चल जाएगा, साइन इनवर्स n2 बटे n1। तो यहाँ पर क्या आएगा, अधिकतम आपतन कोण आ जाएगा अल्फ़ा मैक्सिमम बराबर साइन इनवर्स n2 बटे n1, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, इसके बाद में देखते हैं दूसरा, गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग विद्युत क्षेत्र का सूत्र यहाँ पर होता है 1.45 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक, जहाँ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की निर्वात की विद्युतशीलता। बाकी आप लोग बड़ा प्रूफ भी कर सकते हो। धारामापी को मीटर में कैसे बदलोगे, एक धारामापी को मीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का शंट जोड़ा जाता है। ठीक, समांतर क्रम में, मीटर के समांतर क्रम में एक शंट जोड़ा जाता है। धारामापी का प्रतिरोध जो न्यूमेरिकल उसमें दिया था 15 ओम, पूर्ण स्केल विक्षेप धारा 4 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में बदल लिया गया है, 4×10⁻³ एम्पियर। मापी जाने वाली अधिकतम धारा 6 एम्पियर। शंट की गणना सूत्र ये होता है IG बटे I माइनस IG। तो यहाँ पर देखो मान रखा जाएगा, IG का मान रखा गया, फिर RG का मान, फिर I माइनस IG। तो यहाँ हो जाएगा 15 चक्कू 60×10⁻³ नीचे 6 एम्पियर माइनस 0.004, मतलब 4 के नीचे 1000 जाएगा और 10 जीरो कट के पॉइंट लग गए हैं। अब 6 में से घटाएंगे तो 5.996 और ये हो जाएगा 0.6। तो ये काट पिट के आएगा 0.01006 ओम। तो यही राइट आंसर तीसरा मतलब आएगा गाखंड। और फिर अगला प्रश्न दिखाते हैं। अब अगला जो है यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर पे आ गए हैं। 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट होगा चौथे का। हाँ, अभी चौथे का चल रहा, चौथे का आगे हम लोग घाखंड एक फोटॉन तथा एक प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य λ2 है, तो इसको हमको सिद्ध करना है λ1 बटे λ2 बराबर C/2m बटे E। और विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, विस्थापन धारा चालन धारा में अंतर लिखना है। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। अब हमारे सामने आ गया चौथे का घा नंबर, फोटॉन की तरंगदैर्घ्य λ1 बराबर h बटे p होता है फार्मूला, और p का मान होता है e बटे c, क्योंकि e बराबर पी सी होता है। तो यहाँ पर ये वाला c सबसे ऊपर चला जाएगा, तो h c बटे e आ जाएगा, और e बराबर आ जाएगा p² बटे 2m। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ½ mv², और अगर हम m से ऊपर गुणा m से नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा m² b², तो हो जाएगा p² बटे 2m। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में p² बराबर 2m यहाँ से आ जाएगा, गुणा कर देंगे तिरछी, तो p बराबर √2m आ जाएगा। अब इसके बाद में λ2 बराबर h बटे p, और h बटे p का मान यही वाला 2m। फिर λ1 बटे λ2 करेंगे, λ1 का मान hc बटे e, और λ2 का मान ये बटे में जाएगा, तो बटे फिर गुणे में लाएंगे, तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, h नीचे h से h कट जाएगा, तो ये c बाहर रह जाएगा। और e को जब √ में ले जाएंगे तो e² कर लेंगे, फिर एक e से e कट जाएगी, तो आ जाएगा λ1 बटे λ2 c/2m बटे e। ठीक, तो ये भी हमारा हो गया। अब ये वाला हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चौथे का अंगा नंबर देखेंगे। यहाँ पर विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, या चालन धारा से भिन्न है, क्योंकि इसमें आवेश वाहकों की वास्तविक गति शामिल नहीं होती है, बल्कि यह बदलते विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। इसके बाद विस्थापन धारा और चालन धारा में यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस। तो परिभाषा बदलते विद्युत क्षेत्र के कारण, और इसमें चालन धारा में आवेश वाहकों की वास्तविक गति के कारण ये होगा। माध्यम कुचालक होता है इसमें चालकों में चालन धारा होगी, केवल चालकों में विस्थापन धारा कुचालकों और चालक कुचालक दोनों में चली जाएगी। और विस्थापन धारा जो है परिपथ में निरंतरता प्रदान करती है, चालन धारा परिपथ में आवेश प्रवाह की निरंतरता बनाए रखती है। विस्थापन धारा का सूत्र है ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, E/0 d∅e बटे dt, जहाँ फाई विद्युत फ्लक्स है, एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है, और विद्युत मतलब चालन धारा का सूत्र है dq बटे dt, I बराबर dq बटे dt। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ये हो गया पूरा। इसके बाद में इसका आंसर है विस्थापन धारा समय के साथ विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, जबकि चालन धारा आवेश वाहकों की वास्तविक गति है। और ये इतना भी आंसर आप लोग लिख सकते हो तो भी उतना ही नंबर मिलने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां स्टार्ट हो गया। दिए गए चित्र की सहायता से निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर यहाँ पर का और का 2 बार दे दिया गया है, अथवा अच्छा अथवा है। ठीक,
या तो वो वाला करिए या तो आप लोग ये वाला करना है, मतलब ठीक, ये न्यूमेरिकल आपको करना है, या तो ऊपर वाला न्यूमेरिकल या तो ये वाला। अब यहाँ पर पहले हम ऊपर वाला न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो उसके लिए Q1 दिया था 1 माइक्रोकूलम, Q2 दिया था +1 माइक्रोकूलम, और इसके बाद में Q3 दिया था -2 माइक्रोकूलम, और R12 दूरी दी थी 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लिया गया। R13 भी 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लिया गया है। इसी ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे कि Q1 Q2 बटे R12, Q1 Q3 बटे R13, 23 और ये 23, और सबका वैल्यू यहाँ पे रखा गया है। K का मान रखा गया 9×10⁹, ठीक, ये वाला। और फिर सबके यहाँ पर Q1 का मान, यहाँ Q2 का मान, यहाँ Q3 का मान, Q1 का मान 1 था तो Q1 × Q2, Q2 × Q3, Q3 मतलब Q1। फिर यहाँ पे सबकी दूरी दी गई, फिर दशमलव हटाए गए हैं, 2 0 यहाँ पे और बढ़ाए गए हैं। फिर सॉल्व किया गया इसको, तो ये हो जाएगा 10⁻−10, ये हो जाएगा 10⁻−10, ये भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2×10⁻10। तो 2 जने 1 जने 3 जने हो गए, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 2×10⁻10 बचेगा। फिर 2 9 18 माइनस का, और 10 में से 9 हो गया -1, तो ये नीचे जाएगा बटे में, फिर 0 कटेगा और दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, 0 कट के दशमलव लग जाएगा, तो -1.8 जूल आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। और इसके बाद अथवा वाला देखेंगे, खाखंड अथवा वाला क्या था यहाँ पर, या तो वो करिए या तो 5 का अथवा वाला, ये नहीं है, 1 मिनट भी दिखा रहा हूँ, यही है, ठीक। देखो, प्रारंभिक आवेश की गणना करना है, तो विभव कितना दिया था 100 वोल्ट, और धारिता दी थी 20 पिकोफैरड, इसको मैंने फैरड में बदल लिया है। तो Q = CB होता है, गुणा करा दिया तो 2×10⁻9 आ गया। 12 में से ये 1 0 2 0 3 0 कट जाएंगे तो 9 बचेगा, तो ये आ गया हमारा आवेश। फिर नंबर 2 इसमें पूछा था बैटरी हटा दीजिए और उसकी जगह परावैद्युत पट्टी लगा दीजिए। तो जब बैटरी हटा दी जाती है तो संधारित्र पर आवेश स्थिर रहता है, क्योंकि आवेश के प्रवाह के लिए कोई पूर्ण परिपथ नहीं, परावैद्युत पट्टी डालने से आवेश की मात्रा नहीं बदलती है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, और तीसरा इसमें क्या पूछा था, अंतिम आवेश प्रारंभिक आवेश के बराबर ही यहाँ पर रहेगा, यानी अंतिम आवेश भी उतना ही रहेगा, ठीक है। अगली चीज़ में क्या पूछी थी, तीसरा इसमें पॉइंट पूछा था कि परावैद्युत पट्टी डालने के बाद नई धारिता क्या होगी। तो नई धारिता C' होगी। प्लेटों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर दी थी, परावैद्युत पट्टी की मोटाई 2 मिलीमीटर। फिर यहाँ पर परावैद्युतांक का मान K दिया था, और ये फार्मूला लगेगा, C = A∈0/D - T + T/K। और जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है बिना पट्टी वाली, तो A∈0/D होती है। तो यहाँ पर इन दोनों का वो निकाल लेंगे, C'/C अनुपात निकालेंगे तो वो कट जाएगा, D/D - T + T/K आएगा। यहाँ पर D का मान रखेंगे, C का मान 20 पिकोफैरड, 4 मिलीमीटर -2 मिलीमीटर, और नीचे यहाँ पर बटे 2 मिलीमीटर T का मान, और K का मान 4, तो ये होगा 4 ही रहेगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। इसको काटोगे 2 दूनी 4, और 2 को काटोगे तो 0.5, तो 2.5 आएगा। दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 25 55 40, यानी 8/5 आ जाएगा। और फिर ये 20 गुणे में चला जाएगा 8/5 के, तो 5 × 20 यानी 4 × 32, तो ये 32 पिकोफैरड आ जाएगा नया धारिता C'। 32 जो है। अगला इसी में पूछा था कि नया विभवांतर बताना है, तो नया विभवांतर क्या बनेगा, B = Q/C'। Q का मान 2×10⁻9 था, और C' का मान 32 पिकोफैरड। काट दीजिए, 2 16 बार चला जाएगा, और ये ऊपर जाके घट जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 0 बचेंगे, और नीचे बचेगा 16। 16 से काट दोगे तो 125 आएगा 1000 को काटने पर, और 125 को 2 से काटोगे तो यहाँ पर 62.5 आएगा, पूरा 62.5 वोल्ट। अब देखेंगे खा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर खा देखेंगे, यहाँ पर क्या है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर। ये पूरा चित्र है, इसको आप लोग देख लीजिए। प्रतिबाधा यानी Z निकालना है, शक्ति गुणांक यानी cos φ निकालना है, और कालांतर निकालना है आपका फाई, tan φ, ठीक। तो ये आपको इतनी चीज़ें इसमें से निकालना है खा खंड से। ये खा खंड में मैंने नोट कर लिया है। यहाँ पर R दिया है 500 ओम, यह मतलब प्रेरकत्व दिया है 10 हेनरी, और धारिता दी है 20 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में चेंज कर लिया। विभव दिया, विभव का फार्मूला B = 200 sin 100t, तो यहाँ पर दिया है, मतलब डायग्राम में जो नीचे यहाँ पे दिया होता है वो। तो यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो 100 रेडियन/सेकेंड आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमको निकालना है XL यानी प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिबाधा यहाँ पे निकालेंगे।
तो यहाँ आ जाएगी ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा का मान 100, एल का मान 10 हेनरी, तो 1000 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार एक्ससी निकालेंगे, धारतीय प्रतिघात, ये प्रेरकी प्रतिघात था, तो 1/ओमेगा सी होता है इसका फार्मूला, ओमेगा का मान 100 और सी का मान 20 माइक्रोफैरड। तो ये रखने के बाद आ जाएगा 2 × 10⁻³ ये ऊपर जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 500 ओम आ जाएगा। यानी एक्सएल आ गया 1000, एक्ससी आ गया 500। अब इसके बाद प्रतिबाधा देखेंगे। पहला क्वेश्चन यही प्रतिबाधा ही पूछा गया था। तो प्रतिबाधा Z बराबर √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो R का मान 500 है, एक्सएल का मान 1000 है, एक्ससी का मान फिर से 500 है। 1000 में से 500 हो जाएगा, 500 बचेगा, 55 25 और 2 जीरो के 4 जीरो, वही चीज़ यहाँ भी 55 25 2 जीरो के 4 जीरो, तो 25 25 50 हो जाएगा और 4 जीरो, फिर से 50 को लिख लेंगे, मतलब 25 और गुणे 2, 25 4 जीरो गुणे 2 तो 500 उसका निकल आएगा बाहर, √2 बचेगा, √2 का मान रखेंगे 1.414 गुणा होकर 707 ओम आ जाएगा। तो ये प्रतिबाधा निकल गई। अब दूसरा पूछा था शक्ति गुणांक, cos फाई बराबर R/Z होता है, R का मान 500, Z का मान भी 500 √2 ओम, तो ओम से ओम कट गया, 500 से 500 1/√2 आ गया इसका आंसर। तीसरा पूछा था धारा था वोल्टेज के बीच कलांतर, tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC/R, XL का मान 1000, XC का मान 500, इसका भी R 500, तो 1000 में से 500 कट गया 1 आ गया। तो tan फाई बराबर tan 45 का मान होता है 1, तो फाई बराबर आ गया π/4 रेडियन में, या 45 डिग्री से अंश में आ गया। तो चूंकि एक्सएल बड़ा है, एक्ससी छोटा है, अतः परिपथ जो है कैसा होगा, प्रेरकी ज़्यादा होगा, प्रतिबाधा वाला नहीं होगा, प्रेरकी होगा, धारतीय नहीं होगा। धारा जो होगी वो वोल्टेज से कला में पीछे होगी। ठीक, इतना हम बस लगाना है आपको। अब देखेंगे आगे यहाँ पर माइलस का नियम क्या है, प्रश्न नंबर 5 का गा, और ये पूरा न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ लीजिए और इसी न्यूमेरिकल को अब सॉल्व कराएंगे। फिर घा नंबर में आप लोग देखोगे एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ये वाला देखना है पूरा। फिर अंगा में इस वाले से सूत्र आपको स्थापित करना है। ठीक, तो 5 के हैं 3 क्वेश्चन, का खा गा घा अंगा मतलब गा घा अंगा, तीनों को एक साथ देखेंगे। तीसरा प्रश्न था आपका कि भाई माइलस का नियम क्या है। बहुत बच्चे कह रहे थे माइलस का नियम पढ़ाया नहीं गया, ये चैप्टर में है। माइलस का नियम कहता है कि एक विश्लेषक पोलराइड से होकर गुजरने वाले समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के प्रारंभिक ध्रुवीकरण और विश्लेषक के संचरण अक्ष के बीच के थीटा कोण के कोसाइन के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है। इसका सूत्र है I बराबर I0 cos² थीटा, जहाँ आपतित ध्रुवीकृत प्रकाश की तीव्रता I0 ठीक I0 होती है। चरण नंबर 2 में प्रकाश की तीव्रता की गणना करना है। तो न्यूमेरिकल था, I0 का मान 16 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया था, कोण 30 अंश दिया है। माइलस का प्रयोग सूत्र लगाएंगे तो I बराबर I0 का मान रखेंगे और cos² थीटा 30 का मान होता है √3/2, वर्ग करोगे तो 3/4 आ जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 3 12 आ जाएगा, 12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसी में था पोलराइड का उपयोग लिखिए। तो पानी या सड़कों जैसी परावर्तक सतहों से होने वाली चकाचौंध को कम करने के लिए धूप के चश्मों में आमतौर पर पोलराइड लेंस का प्रयोग किया जाता है। संचरित प्रकाश की तीव्रता आ गई 12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसी में था एम्पियर का परिपथीय नियम, गा के बाद घा, ये घा खंड आ गया एम्पियर का परिपथीय नियम और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर व्याख्या करनी। तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है किसी भी बंद परिपथ में के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा का समाकलन μ0 परिपथ द्वारा घेरे गए क्षेत्र से गुजरने वाली धारा I कुल धारा के गुना के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन μ0 मतलब धारा के μ0 गुना के बराबर होता है, यही होता है। इसके बाद में यहाँ पर धारा को प्रवाहित करने वाले सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये व्यंजक आप लोग देख लीजिए और ये व्यंजक आप लोग अपने मतलब जहाँ पर प्रूव कराया गया वहाँ भी कर सकते हैं। B बराबर μ0 या ना ही इसका आंसर आता है। फिर इसके बाद में देखते हैं ई नंबर, वो न्यूमेरिकल जो था, तो उस न्यूमेरिकल के अनुसार यहाँ पर किरचॉफ का लूप वाला नियम यानी तो 3 नियम लागू करोगे और ये चीज़ें आएंगी। ये तो देखो मैं बोर्ड पे बताऊंगा, ऐसे आपको समझ में शायद नहीं आए, लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूँ। E2 - E1/R + R1 + R2 यहाँ पर राइट आंसर आएगा। इसके बाद में छठा प्रश्न दिखाएंगे तब आंसर। छठा प्रश्न देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में यहाँ पर ग्राफ आपको बनाना है एवलांस भंजन का, तो ये तो ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगा आपको। और ये दूसरा है, ये दूसरा प्रश्न है, इस पर न्यूमेरिकल है अथवा में, तो इन दोनों को मैं भी दिखाने वाला हूँ। फिर यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे 7वें प्रश्न पर। तो पहले छठे के दोनों देख लीजिए, फिर 7वें 8वें अब इसमें आप लोग देख लीजिए भाई छठा प्रश्न यहाँ पर। अब इसमें तो ये तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, एवलांस भंजन और ये सारी चीज़ें, इसको मैंने सिर्फ दिखा दिया है। और फिर ये आपका
7वें का आ गया यहाँ पर, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 7वें नंबर का मैं आपको जो पतले लेंस के लिए न्यूटन का फार्मूला था वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये भी प्रूफ आपको पढ़ना पड़ेगा भाई अलग से, क्योंकि इसमें नहीं समझा मिलेगा। फिलहाल मैंने वीडियो बना दिया है। ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिए, व्यधिकरण वाला, यंग के डबल स्लिट वाला, ये भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा यूट्यूब से, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस पर समझाई नहीं जा सकती, इसको बोर्ड पे ही समझाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 था यहाँ पर, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। और ये आगे के क्वेश्चन बड़े हैं, तो जिन्हें आप लोग जो है देख लीजिए, इनको आप लोग जो है उसी बोर्ड पे ही आपको पढ़ाया जा सकता है। फिलहाल ये 9 नंबर है, फैराडे के देखो दोनों नियम आए थे लिखने के लिए, प्रथम नियम द्वितीय नियम, ये भी, और ये न्यूमेरिकल भी आया था। फिलहाल मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लेकिन ये सभी बोर्ड पे समझा मिलेगा, वहीं मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन, ठीक। फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 था, LCR परिपथ आया था पूरा प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ पर उसमें से आवृत्ति भी आई थी, ये पूरा, ये भी मैं उस पर बताऊँगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मैंने प्रयास किया आप लोगों को, लेकिन सारी चीज़ें स्क्रीन पर नहीं हो सकती, बोर्ड पे मैं बताऊंगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया चैनल पे शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरा पेपर एक बार दिखा देता हूँ। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे यंग के फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र यहाँ पर निकालना था, और ये हाइड्रोजन परमाणु वाला भी आ गया था। ये न्यूमेरिकल टाइप में भी था, N1 से N3 कक्षा में प्रवेश कर रहे थे, और ये भी न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 9 में ही न्यूमेरिकल था। ये वेरी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था यहाँ पर, इसको मैंने आपको दिखाया भी। और LCR परिपथ भी आ गया था यहाँ पर, और लास्ट में तो ये नियतांक दिए होते हैं, याद कर लीजिए, नहीं याद है तब भी ये चीज़ें दे देते हैं वो लोग। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद जरूर आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।